नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च में यूनिट संख्या 4 जो एक्शन रिसर्च पर आधारित है के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण के दौरान सदैव कुछ समस्याओं का सामना करता है। जैसे गणित का शिक्षक यह अनुभव करता है कि उसके कुछ छात्र दिए गए गृह कार्य को करके नहीं लाते हैं। विज्ञान शिक्षक यह अनुभव करता है कि उसके छात्र विज्ञान से संबंधित चित्रों को बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अंग्रेजी की कक्षा में कुछ छात्र कठिन शब्दों को याद नहीं रख पा रहे हैं। संगीत की कक्षा में छात्र कोलाहल करते हैं और हिंदी का शिक्षक यह अनुभव करता है कि उसके कई छात्र लिखने व बोलने में अशुद्धियाँ करते हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए एक शिक्षक क्रियात्मक अनुसंधान का सहारा लेता है। क्रियात्मक अनुसंधान को जानने से पहले हम अनुसंधान की चर्चा करेंगे। अनुसंधान क्या है? ज्ञान की खोज अथवा सिद्धि के लिए की जाने वाली क्रमबद्ध वैज्ञानिक खोज ही अनुसंधान कहलाती है। अनुसंधान से एक ऐसी पद्धति का बोध होता है जिसके द्वारा कुछ सामान्य नियमों का निर्धारण अथवा किसी नवीन सत्य की प्राप्ति होती है। अनुसंधान को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है मौलिक अनुसंधान। नवीन सत्यों व सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए मौलिक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है, जैसे पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। दूसरा वर्गीकरण है व्यावहारिक अनुसंधान यानी अप्लाइड रिसर्च। विशिष्ट एवं व्यवहारपरक प्रश्नों का हल ढूंढने में इस अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है, जैसे किन्हीं 2 शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। अनुसंधान का तीसरा वर्गीकरण क्रियात्मक अनुसंधान है। कोलियर तथा कर्ट लेविन ने सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया। स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया। स्टीफन एम कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन इस उद्देश्य से करता है कि उसके निर्णय तथा कार्यों को उचित दिशा प्राप्त हो, उन्हें सुधारा जा सके तथा उनका मूल्यांकन संभव हो सके। क्रियात्मक अनुसंधान प्रजातंत्रात्मक राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति सरलतापूर्वक की जा सकती है। यह विद्यालय की कार्य पद्धति में विकास व विस्तार लाने के लिए सक्षम है। शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, निरीक्षकों तथा प्रबंधकों के कार्यों तथा निर्णयों में सुधार लाने के लिए यह एक अनूठा प्रयास है। मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख अंतरों को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। मौलिक अनुसंधान का प्रत्यय बहुत पुराना है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से विकसित हुआ है, अतः यह अनुसंधान के क्षेत्र में नवीन प्रत्यय है। इसमें समस्या का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या एक क्षेत्र विशेष से होती है और यह संकुचित होती है। इसमें मानक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में प्रायः स्वनिर्मित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। मौलिक अनुसंधान में न्यायादर्श बड़ा होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान छोटे न्यायादर्श पर ही पूरा कर लिया जाता है। मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य नवीन सिद्धांतों और सत्यों का निरूपण करना होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षा संबंधी समस्याओं का व्यावहारिक हल खोजना होता है।
मौलिक अनुसंधान में सामान्यीकरण का विशेष महत्व होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा प्राप्त किए गए निष्कर्ष स्थानीय परिस्थितियों पर ही लागू होते हैं। इसके पश्चात हम क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार की चर्चा करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत क्रियात्मक अनुसंधान, सहयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान तथा अंतरविद्यालयी क्रियात्मक अनुसंधान। व्यक्तिगत क्रियात्मक अनुसंधान सामान्यतः यह कक्षा की किसी एक समस्या को लेकर एक शिक्षक द्वारा किया जाता है। सहयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान में 2 या 2 से अधिक शिक्षकों के सहयोग से किसी कक्षा, विद्यालय या किसी विभाग की समस्या को हल किया जाता है। अंतरविद्यालयी क्रियात्मक अनुसंधान में विभिन्न विद्यालयों की सामान्य समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का लक्ष्य शिक्षा की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना है। इस दृष्टि से क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। कुछ समस्याएं जिन पर क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है वे इस प्रकार से हैं, जैसे बालकों की आवश्यकताओं का अध्ययन, बालकों की रुचियों का अध्ययन, सामाजिक समस्याएं, अनुशासनात्मक समस्याएं, सीखने संबंधी समस्याएं, पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं तथा व्यावसायिक समस्याएं। इन क्षेत्रों पर आधारित क्रियात्मक अनुसंधान की कुछ विशिष्ट समस्याएं इस प्रकार से हो सकती हैं, जैसे छात्र प्रायः कक्षा में क्यों देर से आते हैं, छात्रों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, कुछ छात्र कक्षा में क्यों चुपचाप बैठे रहते हैं, छात्र गृह कार्य पूरा करके क्यों नहीं लाते हैं, छात्रों में नकल करने की प्रवृत्ति को दूर करना, छात्रों की किसी विषय में अरुचि के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, छात्रों की भावना ग्रंथियों को दूर करना, शर्मीले बालकों की झिझक दूर करना, छात्र कक्षा से बीच में ही क्यों भाग जाते हैं, बालकों की रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास कैसे किया जाए, स्कूल प्रबंधन में कैसे सुधार लाया जाए, इत्यादि। इसके पश्चात आगे हम क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न सोपानों की चर्चा करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान को करने के लिए निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण करना पड़ता है, जिसमें पहला चरण है समस्या को पहचानना। इसके पश्चात समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन, तत्पश्चात समस्या के कारणों का विश्लेषण, समस्या के समाधान हेतु क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण करना। अगला चरण क्रियात्मक उपकल्पना के परीक्षण हेतु उपयुक्त रूपरेखा को तैयार करना और अंत में क्रियात्मक उपकल्पना के संबंध में अंतिम निर्णय तथा उसका आधार। क्रियात्मक अनुसंधान का पहला चरण है समस्या को पहचानना। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारंभ समस्या के क्षेत्र को पहचानने से होता है। जब तक समस्या की अनुभूति नहीं होगी तब तक अनुसंधान का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। विद्यालय में अधिकतर अध्यापक अथवा प्रधानाचार्य ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी समस्या का बोध होता ही नहीं है, उन्हें समस्या दिखाई ही नहीं देती। ऐसे अध्यापकों को विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्हें सर्वप्रथम अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना होगा तथा अपनी कठिनाइयों को समझने के लिए चिंतनशील बनने की प्रेरणा देनी होगी। तभी क्रियात्मक अनुसंधान की भूमिका प्रस्तुत की जा सकती है। समस्या
को पहचानने के लिए अध्यापकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों तथा विद्यालय निरीक्षकों में एक वस्तुनिष्ठ दृष्टि पैदा करनी होगी। उन्हें अपनी परिस्थितियों का मूल्यांकन आत्मनिष्ठ ढंग से नहीं करना चाहिए। किसी भी समस्या को समझने के लिए उन्हें एक निष्पक्ष भाव अपनाना होगा। ऐसा देखा जाता है, जब तक हम किसी कार्य को पूर्ण आसक्ति के साथ करते हैं तो अपनी कमियां अथवा दोष स्वयं नहीं हमें दिखाई पड़ते। यही अन्य व्यक्ति हमारी न्यूनताओं की ओर संकेत कर देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि समस्याओं को पहचानने के लिए हमें अन्य व्यक्तियों की आलोचना को सुनने का साहस करना होगा। इसके लिए अध्यापक को चाहिए कि वे अपनी आलोचना को स्वस्थ दृष्टिकोण से समझने का अभ्यास करें। उन्हें अपने दृष्टिकोण में व्यापकता तथा उदारता का समावेश करना होगा। समस्याओं को पहचानने की क्षमता उन्हीं व्यक्तियों में आ सकती है जो जिज्ञासु होते हैं तथा निरंतर विकास की ओर बढ़ने के लिए सचेष्ट होते हैं। यदि अध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक तथा विद्यालय निरीक्षक अपने क्षेत्र में अपने ज्ञान को सुसज्जित रखने का प्रयास करें, सदैव कुछ न कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करते रहें, तो इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है किया जा सकता कि वे अपनी समस्याओं को समझने में समर्थ होंगे। इसके पश्चात क्रियात्मक अनुसंधान का द्वितीय सोपान समस्या का परिभाषीकरण और सीमांकन है। समस्या को व्यापक रूप से पहचान लेने पर दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि उसे विश्लेषित किया जाए तथा उसका मुख्य रूप निश्चित किया जाए। इससे समस्या का समाधान प्राप्त करने में सरलता होती है तथा समस्या का मुख्य बिंदु निश्चित हो जाता है, जिससे समस्या का अध्ययन विधिवत हो सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान का तीसरा चरण समस्या के कारणों का विश्लेषण है। समस्या का विशिष्ट रूप निश्चित हो जाने पर अनुसंधानकर्ता अब यह विचार करता है कि वे कौन से संभव कारण हैं जिससे समस्या का संबंध हो सकता है। समस्या विशेष के कारणों का पता लगाने के लिए वह अनेक प्रकार के साक्ष्यों को एकत्र करता है। इस तरह समस्या के कारणों की विस्तृत सूची तैयार करता है और उन साक्ष्यों का उल्लेख भी करता है जिससे उसको यह विश्वास हो जाता है कि समस्या के लिए अमुक कारण काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक है। क्रियात्मक अनुसंधान का अगला चरण क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण है। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया में उपकल्पनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। इन उपकल्पनाओं द्वारा समस्या के समाधान के प्रति सोचा जाता है तथा निश्चित दिशा की ओर कदम बढ़ाए जाते हैं। इसलिए उन्हें क्रियात्मक उपकल्पना के नाम से पुकारा जाता है। उपकल्पना का अर्थ समस्या के प्रति ऐसे कथन जिसके द्वारा समस्या का समाधान प्रतिध्वनित होता है। ऐसे कथनों को हमेशा प्रयोगात्मक समाधान के रूप में ही जाना जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में इस प्रकार के प्रयोगात्मक समाधान विशेष संकेत करते हैं और उस प्रक्रिया द्वारा लक्ष्य विशेष की प्राप्ति होती है जिसे समस्या का समाधान कहा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का पांचवां चरण क्रियात्मक उपकल्पना के परीक्षण हेतु उपयुक्त डिज़ाइन तैयार करना है। शोध क्रिया के 4 सोपानों तक अनुसंधानकर्ता समस्या का विश्लेषण एवं उसके समाधान हेतु क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण करता है। अब वह इस बात की चेष्टा करता है कि क्रियात्मक उपकल्पना की यथार्थता एवं प्रभावशीलता की परीक्षा हो सके।
क्रियात्मक अनुसंधान के लिए इस प्रकार की परीक्षा का विशेष महत्व है। वस्तुतः इसी परीक्षा के आधार पर अनुसंधानकर्ता अर्थात अध्यापक, प्रधानाचार्य अथवा विद्यालय से संबंधित अन्य व्यक्ति अपने निर्णयों तथा कार्य पद्धतियों में सुधार व परिवर्तन लाता है। नए निर्णयों एवं क्रियाओं का प्रारंभ इसी परीक्षा के आधार पर निर्भर है। क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण क्रियात्मक उपकल्पना के संबंध में अंतिम निर्णय तथा उसका आधार है। क्रियात्मक उपकल्पना की सत्यता विषयक परीक्षा के संबंध में क्या परिणाम प्राप्त हुए तथा उसका मूल्यांकन किस प्रकार हो आदि प्रश्न अनुसंधान के अंतिम चरण में पूछे जाते हैं। इससे अनुसंधानकर्ता को स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उसके अनुसंधान का क्या परिणाम है। इसके आधार पर अनुसंधानकर्ता क्रियात्मक उपकल्पना की यथार्थता के संबंध में अंतिम निर्णय लेता है। यदि क्रियात्मक परिकल्पना सत्य हो जाती है तो वह अपनी व्यावहारिक परिस्थितियों के अनुकूल आचरण करता है। इस प्रकार वह प्रतिवर्ष नई विधियों एवं क्रियाओं का शोध करता है जो उसके विद्यालय की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ व उन्नत बनाने में सहायक होती है। क्रियात्मक अनुसंधान का यह अंतिम सोपान है, किंतु अनुसंधान कार्य यहीं पर रुक नहीं जाता। एक के बाद दूसरा और क्रमशः यही प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया को चक्रवृत्त या साइक्लिक कहा है। अभिप्राय यह है कि अनुसंधान कभी समाप्त नहीं होता है। क्रियात्मक अनुसंधान की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत शिक्षक पर्याप्त प्रशिक्षण के अभाव में कार्य करता है, जिसके कारण से इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव आ जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायादर्श का चयन एक बड़ी समस्या होती है। न्यायादर्श के चयन में हम किसी न्यायादर्श प्रविधि का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण से क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों की व्यावहारिकता संदेहात्मक होती है। शिक्षक अधिक कार्यभार की वजह से प्रायः क्रियात्मक शोध में भाग नहीं लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हमने क्रियात्मक अनुसंधान, उसका वर्गीकरण, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार, क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र तथा उसके विभिन्न सोपानों एवं क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाओं की चर्चा की। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान की रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार की जाती है। धन्यवाद।